अपडेट सेक्शन में, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और आपको पता ही है पासवर्ड क्या है, वही कर रहा था अभी, SMJAG। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये हमारा टॉपिक है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें अपलोड जरूर कर रहा हूँ, लेकिन हम लिख लिख के ही पढ़ेंगे हमेशा की तरह। सवा 2 बज चुके हैं, तो क्लास का टाइम हो गया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। So let's begin. Just give me a fraction of a second. I'll be back in 30 seconds. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है? आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? नहीं है। चलिए, तो जैसा हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो पहले हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, और उसके बाद फिर हम सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, पहले बॉडी फ्लूइड्स फिर सर्कुलेशन। तो दोस्तों, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जो सेल के अंदर होते हैं, यानी इंट्रा सेलुलर, और एक जो सेल के बाहर होता है। बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर। तो दो तरह के फ्लूइड्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। चलिए, तो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दो तरह के फ्लूइड्स हैं। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब कौन सा फ्लूइड जो सेल के अंदर है, प्रोटोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं। ये फ्लूइड दो तरीके का हो सकता है। अगर ये सेल के अंदर है, मतलब या तो साइटोप्लाज्म भी हो सकता है, कैरियोप्लाज्म भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जो सेल के बाहर है। अब जो फ्लूइड सेल के बाहर है, अगर हम उसको देखें, तो जो फ्लूइड सेल के बाहर है वो कहाँ है? हो सकता है कि वो फ्लूइड किसी वेसल में हो। सेल के बाहर है तो हो सकता है किसी वेसल में हो, यानी इंट्रावेस्कुलर, या हो सकता है वेसल के भी बाहर हो, यानी एक्स्ट्रा वेस्कुलर। अगर वो फ्लूइड वेसल के अंदर है तो वो फ्लूइड फिर से दो तरीके का हो सकता है। कौन सी वेसल में है वो, इस बेसिस पे अगर हम देखें तो ये फ्लूइड दो तरीके का हो सकता है। जो फ्लूइड ब्लड वेसल में है उसे क्या कहा जाएगा? ब्लड। और जो लिम्फ वेसल में है उसे क्या कहा जाएगा? लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ दो तरह का इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड हमारे पास है। अब जहां तक एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड की बात है, यानी जो फ्लूइड वेसल के बाहर है, तो भाई वेसल के बाहर कहाँ है? क्या वो दो सेल्स के बीच में है, यानी इंटरस्टिशियल या टिश्यू फ्लूइड है, या फिर वो बॉडी कैविटी में है? बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम में है, और सीलोम में है तो फिर सीलोमिक फ्लूइड है। लैग हो रहा है? कोई लैग नहीं हो रहा भाई। चलो, तो वो सीलोमिक फ्लूइड है। तो आपने देखा कि इंटरस्टिशियल या टिश्यू फ्लूइड है या फिर सीलोमिक फ्लूइड है। अब सीलोमिक फ्लूइड है यानी सीलोम का फ्लूइड है, तो कहाँ है वो? तो ऐसा है, सीलोम तो बॉडी में कैविटीज तो बहुत जगह है। तो फ्लूइड कौन कौन सा हो सकता है? हो सकता है वो फ्लूइड लंग्स वाली कैविटी में हो, इसलिए इसको हम कहेंगे प्लूरल फ्लूइड। हो सकता है वो फ्लूइड हार्ट के चारों तरफ की जो कैविटी होती है, पेरिकार्डियल कैविटी, उसमें हो, जिसका नाम होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड। हो सकता है वो हमारे जॉइंट्स के बीच में, साइनोवियल जॉइंट्स की कैविटी में होने वाला साइनोवियल फ्लूइड हो, है ना। हो सकता है वो हमारी पेरिटोनियल कैविटी जो एब्डोमेन में होती है उसमें पाया जाने वाला पेरिटोनियल फ्लूइड हो सकता है वो ब्रेन में पाया जाने वाला सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है वो हो, है ना। तो ये अलग अलग जगह है ना। या वो आई में पाया जाने वाला एक्वस ह्यूमर या
विट्रस ह्यूमर हो। तो ऐसे अलग अलग तरह के जगह हो सकती है। तो ये तो दोस्तों जो अभी अभी मैंने आपको बताई, ये तो एक बॉडी फ्लूइड्स का क्लासिफिकेशन था, हमारे अंदर कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से हम पहले पढ़ेंगे कौन से बॉडी फ्लूइड के बारे में। ये तो आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, पहले मैं आपको ब्लड के बारे में पढ़ाऊंगा, बाद में लिम्फ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, बॉडी फ्लूइड्स में ब्लड। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट, ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ब्लड। तो हमारा आज का टॉपिक था ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, ये ब्लड आखिर क्या होता है। ठीक है, करें स्टार्ट। तो भाई जो ब्लड होता है ना, यहाँ से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ब्लड के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, हीमोपायोसिस। ये कुछ जनरल बातें हैं जो आपके मॉड्यूल में भी दी हुई हैं। हेमाटोलॉजी मतलब ब्लड की स्टडी, और ब्लड के प्रोडक्शन को जो बोन मैरो में होता है क्या कहा जाता है, हीमोपायोसिस। ठीक है, अब ब्लड के कलर के बारे में बात करेंगे तो हमारा कलर कैसा होता है, ब्लड का रेड होता है, बताइए आपको। पीएच होता है 7.4, क्योंकि ये आइडियल पीएच है। वॉल्यूम कितनी होती है, लगभग 5 लीटर्स इन एन एडल्ट। एक एडल्ट के अंदर करीब कितना ब्लड होता है, 5 लीटर ब्लड। और ये 5 लीटर ब्लड बॉडी का करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 7 से 8% होता है, 7% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, तो ये तो कुछ चीजें हो गई ब्लड के बारे में। अब ब्लड जो है, हमने एनिमल टिश्यू जब पढ़ा था, या मैं आपको पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ा है तो उसमें मैं आपको ये बताता हूं कि ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम ना एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, लेकिन ये एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं कहलाती है। तो आखिर हम इसको एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू क्यों नहीं कहते हैं। ब्लड इज नॉट ए ट्रू कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज, आपको पता है ट्रू कनेक्टिव टिश्यू कौन सी होती है। एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू वो होती है जहां पे कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीजें होती हैं, आप बताओ। एक कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीजें होती हैं। एक होती है उसके सेल्स, एक होती है मैट्रिक्स, और एक होते हैं फाइबर्स। और एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वही मैट्रिक्स को बनाते हैं, सेल्स ही मैट्रिक्स को बनाते हैं। लेकिन ब्लड एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू इसलिए नहीं है क्योंकि ब्लड में जो सेल्स हैं, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो मैट्रिक्स नहीं बनाते हैं। मैट्रिक्स क्या है, प्लाज्मा। ये ट्रू कनेक्टिव टिश्यू इसलिए नहीं है बिकॉज सेल्स ऑफ ब्लड, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स डू नॉट प्रोड्यूस मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स क्या है बताओ, प्लाज्मा एंड इट्स प्रोटीन्स। तो फिर ये मैट्रिक्स कहाँ बनती है, ये मैट्रिक्स तो लेवर में बनती है। तो क्योंकि ये मैट्रिक्स लेवर में बनती है, इसे ब्लड के सेल्स नहीं बनाते हैं, तो ये एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। दूसरी बात क्या, एक कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होते हैं, यहाँ पे वो फाइबर्स आर आल्सो एब्सेंट। तो एक कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होते हैं, वो भी यहाँ एब्सेंट है। और तीसरी बात क्या है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लड के सेल्स में है देयर इज नो पावर ऑफ डिवीजन। कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन होती है, वो डिवाइड करते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई पावर ऑफ डिवीजन नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं कहते। तो प्लाज्मा एंड इट्स प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हम ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं बोलते। खैर, ब्लड में क्या क्या होता है ये हम देख लेते हैं। दोस्तों ब्लड के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट। तो हम देखते हैं ब्लड में क्या क्या सॉलिड पार्ट है और क्या क्या लिक्विड पार्ट है। तो ब्लड के अंदर जो सॉलिड पार्ट है, क्या हो गया भाई, कोई प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, तो ब्लड के अंदर जो सॉलिड पार्ट है वो क्या होता है, देखिए। अच्छा पहले तो ये बता दो मैं कि ये ऐसे लिख लिख के पढ़ाऊं, या फिर इसमें क्या नोट्स बन रहे हैं आपके थोड़े से, या फिर सीधा अपन अंडरलाइन कर दें मॉड्यूल से। चलो फिर इसके नोट्स बना लो ब्लड के, है ना। तो ब्लड में जो सॉलिड, जहां तक मैं नोट्स बना रहा हूं वहां तक तो बनाओ, फिर जो चीज अंडरलाइन करने की होगी वो कर देंगे। चलो, तो ब्लड में जो सॉलिड पार्ट है उसकी अगर हम बात करें तो वो होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और ये टोटल वॉल्यूम का 45% होते हैं, जबकि 55% लिक्विड पार्ट है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा।
तो ये जो चीजें फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे बाद में, रेड ब्लड कॉर्पस्कल आती हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल आती हैं और प्लेटलेट्स आती हैं। जबकि जो प्लाज्मा है इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में, ठीक है, बाद में इनफॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम सॉलिड पार्ट को पहले डिस्कस करेंगे, सॉरी सॉलिड पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। पहले हम लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो तो प्लाज्मा पढ़ेंगे हम, यहाँ तक आपने लिख लिया है तो मैं ये अगली स्लाइड पे आ जाता हूँ। चलिए, तो प्लाज्मा, जैसा कि मैं बात कर रहा था आपसे, प्लाज्मा इज 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इज प्लाज्मा। और इस 45% का 90% होता है वाटर, जबकि 10% जो है वो प्लाज्मा का सॉलिड पार्ट है, विच इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। हाँ, इसको करेक्शन कर लें, आप भावनाओं को समझें। 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इज प्लाज्मा, और उस 55% का 90% क्या है, वाटर, और 10% है सॉलिड पार्ट डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। अब वाटर में तो कुछ बताने वाली बात है ही नहीं, लेकिन जो सॉलिड पार्ट डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा है, अगर हम इसको देखें तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट और ऑर्गेनिक पार्ट। तो जो 10% सॉलिड पार्ट है, इसमें अगर हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो हिस्सों को देखें, तो इनऑर्गेनिक पार्ट में आते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस वगैरह, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, आयंस, मिनरल्स वगैरह। जबकि ऑर्गेनिक पार्ट को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट को अगर हम फिर से डिवाइड करें तो इसको हम दो तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऑर्गेनिक पार्ट में होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट, न्यूट्रिएंट और वेस्ट। इनऑर्गेनिक पार्ट में आप डिजॉल्व्ड गैसेस भी ले सकते हो, जो बहुत ही कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। आप ये मान के चलो कि 10% इधर था ना, तो इस 10% का सिर्फ 1% और इनऑर्गेनिक है, और 9% क्या है बोलो, 9% ऑर्गेनिक है। तो 90% का, प्लाज्मा के 90% इधर, 10% इधर, और 10% में से 1% इनऑर्गेनिक और 9% ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, ये जो चीजें होती है ना, दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट। इवन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डिजॉल्व्ड गैसेस, दीज आर ऑलवेज इन ट्रांजिट। ऑलवेज इन ट्रांजिट मतलब ये सब आती जाती रहती हैं, न्यूट्रिएंट्स आते रहते हैं, वेस्ट बाहर निकलती रहती है। तो ये चीजें ना ट्रांजिट में होती हैं। कौन कौन सी चीजें जो मैंने पर्पल से ऐसे कर दी हैं, सो दीज थिंग्स आर ऑलवेज इन ट्रांजिट, मतलब आती जाती रहती हैं, और इनका परसेंटेज भी कभी फिक्स नहीं होता, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है। हाउएवर प्लाज्मा प्रोटीन्स लगभग लगभग फिक्स होते हैं। और अगर हम देखें कितने प्लाज्मा प्रोटीन हैं किस तरीके के, तो बेसिकली 4 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। और ये जो ऑलवेज इन ट्रांजिट है, ये टोटल 1% बना रहे हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन कितना परसेंट हुआ बोलो, 8% के आसपास।
ये सब 1% है तो 8% के आसपास प्लाज्मा प्रोटीन हो गए। यहां तक बात क्लियर है? अभी जो 8% प्लाज्मा प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट वेस्ट में हार्मोन वगैरह भी आ गए हैं, है ना, अदर थिंग्स सब इसी में आ गया, एंजाइम, हार्मोन। चलो, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स की अगर बात करें तो 4 मेन तरह के प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में होते हैं। सबसे ज्यादा होता है एल्बुमिन, इसके बाद ग्लोबुलिन, और दो और हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, जो थोड़े थोड़े होते हैं। आफरीन क्या बोल रही हो? पहले आपने 0.5% लिखवाया है। क्या लिखवाया 0.5%? इनऑर्गेनिक। अभी देखो, अपने आप सही तो लिखवाया है, इसमें गलत क्या है? देखो ना, उसमें और भी चीजें जोड़ दी है ना। नहीं दिख रहा आपको? पर्पल से जो अंडरलाइन करी है वो सारी चीजें जोड़ दी हैं। यहाँ देखो आप, 1% में ये सब है क्या? ये सब इनऑर्गेनिक प्लस न्यूट्रिएंट्स प्लस वेस्ट प्लस एंजाइम, हार्मोन, ये सब मिला के 1% हो गया ना। तो इसको आधा % मान लो और इनको भी आधा % मान लो, एक ही बात है। ठीक है। चलिए, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ये जो है ना, तो ये यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। अब प्लाज्मा प्रोटीन अगर 8% है तो इसमें क्या होता है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन हमेशा 2:1 की रेशो में होते हैं। कहने का मतलब, अगर एल्बुमिन 5% है तो ग्लोबुलिन 2.5% है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? एल्बुमिन अगर 4% है तो ग्लोबुलिन 2% है। तो ये होता है 4 to 5%, और ग्लोबुलिन होता है 2 से 2.5%। तो 2:1 की रेशो आ गई इनके बीच, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के बीच में। तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन हमेशा 2:1 की रेशो में रहते हैं। ठीक है। एल्बुमिन को अगर 4% मानोगे तो ग्लोबुलिन कितना हो जाएगा? वो 2% हो जाएगा। ठीक। तो एल्बुमिन 4 से 5% के बीच होता है और ग्लोबुलिन इतना। और इसमें एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, चाहे प्रोथ्रोम्बिन हो गया, चाहे फाइब्रिनोजिन हो गया, एल्बुमिन को एक ही चीज कौन सिंथेसाइज करता है बताओ? लिवर। तो सिंथेसाइज बाय लिवर। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन सिंथेसाइज बाय लिवर। तो इन सबको तो लिवर ही सिंथेसाइज करता है। किसको? एल्बुमिन को, प्रोथ्रोम्बिन को और फाइब्रिनोजिन को। क्या हो गया भाई अमन? ऑर्गेनिक 9% लिखा है तो उसमें से 8% प्लाज्मा प्रोटीन है और 1% ये तीनों है। इतना ज्यादा डेसिमल से मत जाओ, ये चीजें ट्रांजिट में है, अप्रोक्सीमेट में काम चलेगा यहाँ। बिल्कुल इनको मैथ्स की तरह एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, वो नहीं मिलेगी, वो होती नहीं, अलग अलग की बॉडी में अलग अलग होता है। किसी की बॉडी में 4% है तो किसी में 5% है। ग्लोबुलिन भी कम ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो। तो अब एल्बुमिन जो होता है ना, प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में आप देखिए, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको अगले पेज पे लेता हूँ क्योंकि यहाँ जगह कम है। आप नीचे भी लिख सकते हो, पर मैं प्लाज्मा प्रोटीन्स को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा यहाँ। ठीक है, चले आगे अगले पेज पे। एल्बुमिन कौन सिंथेसाइज कर रहा है? लिवर। ग्लोबुलिन को कौन सिंथेसाइज करता है? इसको लिवर तो सिंथेसाइज करता ही है, साथ में इसको कुछ ग्लोबुलिन ऐसे हैं जिनको कुछ WBCs भी बनाते हैं। वो WBCs जिनको हम कहते हैं प्लाज्मा सेल। पढ़ेंगे इनके बारे में बाद में, है ना। तो मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ, लिख लिया यहाँ तक? ये तो हम प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई प्लाज्मा प्रोटीन जो है, जो करीब 8 साढ़े 8% होते हैं, ये मैंने आपको बताया 4 तरीके के हैं। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। चलो, अब इनके फंक्शंस देख लो। एल्ब्यूमिन किसने बनाया? बाय लिवर। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन सिंथेसाइज बाय लिवर। जबकि ग्लोबुलिन अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ लिवर से और कुछ WBC से।
अब दोस्तों एल्बुमिन जो है ना, ये स्मॉलेस्ट प्रोटीन है। सबसे छोटा कौन सा है साइज में? तो एल्बुमिन है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टू मेंटेन ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड में एक कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे काम करता है। उसको मेंटेन रखने की जिम्मेदारी एल्बुमिन की होती है। क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं रखेगा ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो -28 से -32 mmHg के बीच होता है, तो बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। जबकि ग्लोबुलिन जो होता है, मतलब एल्बुमिन कितना परसेंट हो गया? सपोज ये 4 से 5% हो गया, तो ग्लोबुलिन हो गया 2 से 2.5%। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन तो 0.3 के आसपास होती है परसेंट, है ना। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले ग्लोबुलिन के बारे में बात करते हैं। लिवर ही इनको सिंथेसाइज करता है। और ग्लोबुलिन जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ट्रांसपोर्ट, और दूसरे होते हैं इम्यून सिस्टम, या दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रांसपोर्ट और इम्यूनिटी। अब ट्रांसपोर्ट वाले जो प्रोटीन है ना, वो अलग है थोड़े से, और इम्यूनिटी वाले अलग है। क्या फर्क है दोनों के अंदर, वो हम देख लेते हैं। जो हमारे ट्रांसपोर्ट वाले प्रोटीन्स हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, चीज़ों का ट्रांसपोर्ट। जैसे हीमोग्लोबिन सुना आपने, हीमोग्लोबिन हो गया, या फिर और चीज़ें हो गई। तो हीमोग्लोबिन भी एक तरह का ग्लोबुलिन ही प्रोटीन मानेंगे हम। पर और चीज़ें हैं, जैसे आपने पता नहीं आपने सुने हैं कि नहीं नाम, या मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। फेरिटिन वगैरह, ऐसे कुछ नाम नहीं सुने होंगे। ट्रांसफेरिन, सिरुलोप्लाज्मिन, सुने हैं कुछ नाम? नहीं, अभी नहीं सुने। एनीवेज, तो ग्लोबुलिन को अगर हम क्लासीफाई करें तो वो 3 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। तो अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन जो होते हैं ना, ये ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। जबकि जो गामा ग्लोबुलिन होते हैं वो किसके लिए होते हैं? वो इम्यूनिटी के लिए होते हैं। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन कौन बनाता है? इनको बनाता है लिवर। जबकि गामा ग्लोबुलिन कौन बनाता है? इनको बनाते हैं WBCs, ठीक है। अभी के लिए आप बस इतना ही याद रखिए, गामा ग्लोबुलिन आर आल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। ये जो हम एंटीबॉडीज पढ़ते हैं, याद करो, मैंने आपको तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाया है, तो उसमें मैंने आपको कुछ एंटीबॉडीज बताई थी, जिनको हम इम्यून ग्लोबुलिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये IgG, IgA, ऐसे हमने पढ़ा था ना वहाँ, IgM, IgE और IgD। तो इनके बारे में बाकी डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो हथियार होते हैं जिससे हम पैथोजन को मारते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन के बारे में हो गया। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन के बारे में हम बात करें, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। जैसे ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन है, उसका नाम है ट्रांसफेरिन, फॉर आयरन, आयरन ट्रांसपोर्ट के लिए। इसी तरह से सिरुलोप्लाज्मिन एक होता है, मॉड्यूल में दिया हुआ है, आप देखना वहाँ पे। ये होता है कॉपर ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये कुछ ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन्स हैं जो अलग अलग एनिमल्स में मिलते हैं। जबकि हम प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के बारे में बात करें, तो इन दोनों का काम एक ही है, क्या? दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा आप स्पीड फास्ट करते हैं। अच्छा, इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट तो मैंने आपको बताया एल्बुमिन, लार्जेस्ट इज फाइब्रिनोजन, ठीक है। लार्जेस्ट इन साइज कौन सा है, तो आंसर है फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो इसके अलावा हमें प्लाज्मा के बारे में अब कुछ नहीं पढ़ना, प्लाज्मा खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमने प्लाज्मा के बारे में कुछ बातें पढ़ी। अब दोस्तों हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब जो बनाते हैं करीब करीब 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट डिस्कस हो गया, अब हम सॉलिड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं। आपने सुना है इनके बारे में। मैं आपको ना एक ये देखिए, अभी दिखाता हूँ, मैं आपको पूरा ब्लड दिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। टोटल ब्लड का कितना परसेंट है, ये बोलिए? 45% ऑफ टोटल ब्लड। इसमें से 40% तो RBC होते हैं,
44%, और ना 1% में WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, WBC और प्लेटलेट्स 1% है टोटल का। चलो आगे बढ़ने से पहले हम जरा एक बार देखते हैं किस तरह से। ये देखो, ये हमारा ब्लड है जैसे, तो आपको ब्लड में अलग अलग चीजें दिख रही हैं। इस ब्लड में ये जो आपको दिख रहा है, ये कैरेमल कलर का, ये है प्लाज्मा, ये आरबीसी है। WBC अलग अलग डिजाइन के हैं बहुत सारे, और ये जो आपको दिख रही हैं ये प्लेटलेट है। ठीक है, तो आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स ये सब, और प्लाज्मा, ये सब मिलकर ब्लड बना रहे हैं। अगर हम सेंट्रीफ्यूज करके देखें कि कितना परसेंट कौन है क्या है, तो ये देखिए टोटल जो ब्लड होता है उसका 55%, ये देखिए क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या चीजें बताई ना मैंने आपको, वाटर, वाटर कितना परसेंट है, 90%, और ये बाकी सब चीजें कितनी है, 10%। और बचे हुए 45% में से 1% में यहाँ प्लेटलेट और WBC दोनों आ गए, और 44% क्या है, ये आरबीसी है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए ब्लड के, याद हो गए आपको, याद हो ही गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज कि कितना कितना परसेंट क्या क्या होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इन रेड ब्लड सेल्स की। तो प्लाज्मा तो हमने पढ़ लिया, अब हम रेड ब्लड सेल्स पढ़ेंगे। प्लेटलेट और WBC हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए रेड ब्लड सेल्स, जिनको ज्यादा सही होगा रेड ब्लड कॉर्पस्कल कहना, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको एक पेडिग्री चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये वही पेडिग्री चार्ट है जो हमने शायद इम्यून सिस्टम में भी देखा था। हाँ, एक बार और देखें इसको, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। आखिर ब्लड बनता कहाँ है, तो ब्लड बनता है बोन मैरो में, ये तो आपको पता है ना। ब्लड प्रोडक्शन ऑकर्स इन बोन मैरो। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में एक बात और सुनिए मेरी, एक छोटा सा टॉपिक है, मुझे पता है आपको, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड starts in fetal life. First structure to produce blood, बताइए क्या होता है, योक सैक। एम्ब्रियो में एक चीज बनती है योक सैक, ये सबसे पहले ब्लड बनाता है। इसके बाद लिवर भी ब्लड बनाने लगता है, और लिवर के साथ साथ थोड़ा बहुत ब्लड स्प्लीन भी बनाती है, लेकिन कब, फीटल लाइफ में। ठीक है, इसके बाद बोन प्रोडक्शन हो जाता है, बोन्स आर फॉर्म्ड, एंड ऑल बोन्स इन फीटस हैव रेड बोन मैरो, और ये रेड बोन मैरो ही अब ब्लड बनाता है। तो फर्स्ट ऑर्गन समझ में आया, योक सैक, सेकेंड लिवर एंड स्प्लीन, देन रेड बोन मैरो। ये हो गया सीक्वेंस ब्लड प्रोडक्शन का। तो फीटस में ब्लड इस तरह से बनने लगता है। इसके बाद जब बर्थ हो जाती है, बर्थ के समय सभी बोन्स के अंदर कैसा मैरो होता है, रेड। आफ्टर बर्थ द रेड बोन मैरो ऑफ मोस्ट बोन्स is replaced by yellow bone marrow which is fatty and cannot produce blood. But some bones, इसमें कौन सी बोन्स आती हैं, स्पॉन्जी बोन्स, फ्लैट बोन्स, है ना, दे रिटेन red bone marrow and continue to produce blood for the remaining life. मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। तो एडल्ट के अंदर ये रेड बोन मैरो जो है वो कुछ ही बोन्स में रिटेन रहता है, और वो फिर ब्लड बनाती रहती है। ठीक है, सब बोन्स ब्लड नहीं बनाती हैं, कुछ फ्लैट बोन्स जिनके बारे में हम स्केलेटन सिस्टम में, एनिमल टिश्यू में बात कर चुके हैं, वो बस ब्लड बनाती हैं।
तो ये आपको बात समझ में आ गई, बोन ब्लड प्रोडक्शन कैसे होता है। बच्चे को कभी माँ का ब्लड नहीं मिलता है, माँ और बच्चे के ब्लड के बीच में पार्टीशन होता है प्लेसेंटा का। माँ का ब्लड इधर नहीं जा सकता, बच्चे का ब्लड उधर नहीं आ सकता, एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी नहीं। चलिए, तो ये हो गया रेड और बोन येलो बोन मैरो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड के बारे में। नाउ यहाँ पे बोन के अंदर बोन मैरो होता है, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सपोज ये एक बोन है, तो ये एक बोन है जिसके अंदर यहाँ पर भरा हुआ है रेड बोन मैरो, सपोज यहाँ भरा हुआ है ना। तो ये जो रेड बोन मैरो होता है, इसमें जो सेल्स होते हैं यही सब तरह का ब्लड बनाते हैं, इन्हें कहा जाता है मल्टीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट हीमोपाइटिक स्टेम सेल्स, EPHSC, प्लूरीपोटेंट या मल्टीपोटेंट हीमोपाइटिक स्टेम सेल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जिन्हें हीमोसाइटोब्लास्ट भी कहते हैं, यानी ये ब्लड सेलों के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, इन्हीं से सारे ब्लड सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये करते क्या है, ये अपने जैसे और बहुत सारे PPHSC बनाते रहते हैं, प्लूरीपोटेंट हीमोपाइटिक स्टेम सेल्स, और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। लेकिन इनमें से कुछ प्लूरीपोटेंट सेल्स अलग अलग तरह के सेल्स में डिफ्रेंशिएट भी होते हैं, और ये सेल्स दो तरह के सेल्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं, ब्लास्ट यानी मदर सेल और साइट यानी डॉटर सेल होता है। तो एक तो माइलॉइड स्टेम सेल्स और दूसरा है लिम्फॉइड। यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर बता दूं, माइलो मतलब होता है मैरो, तो माइलो मतलब मैरो है, तो माइलॉइड स्टेम सेल्स कहाँ पाए जाएंगे, बोन मैरो में, तो ये तो बोन मैरो में ही रहेंगे। लेकिन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स लिम्फॉइड टिश्यू में माइग्रेट कर जाएंगे। तो बेसिकली मदर सेल की भी जो मदर थी यानी नानी, तो दो तरह की नानियां पर नाना जी ने पैदा करी, नाना जी के भी पिताजी। एक थी जो मैरो में ही रह गई परनाना जी के साथ, ये परनाना जी हैं प्लूरीपोटेंट हीमोपाइटिक स्टेम सेल्स, ये बोन मैरो में ही रहते हैं। इनके साथ ये माइलॉइड स्टेम सेल वाली नानी है, ये भी वर्क फ्रॉम होम ही करेगी क्योंकि ये मैरो में ही रहेगी। लेकिन जो दूसरी नानी थी वो नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चली गई, यानी कहाँ माइग्रेट कर गई बताओ, लिम्फॉइड टिश्यू में। लिम्फॉइड टिश्यू पता है क्या होती है, बोन मैरो के अलावा भी, मतलब लिम्फॉइड टिश्यू और जगह पर, जैसे आपके टॉन्सिल्स हो गए, लिम्फ नोड हो गए, पेयर्स पैचेस हो गए, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, मॉल्ट याद आई आपको, स्प्लीन हो गया। तो इन सब एरियाज में जो लिम्फॉइड टिश्यू रहती है उसको हम मॉल्ट मतलब लिम्फॉइड टिश्यू बोलते हैं, ज़्यादातर ये एलिमेंट्री कैनाल में होती है जिसे मॉल्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर ये माइग्रेट कर गई जबकि ये घर में ही रही। तो ये है हमारी वर्क फ्रॉम होम वाली नानी, पर नानी, ये वर्क फ्रॉम होम वाली नानी है, और ये है जो ऑफिस जाने वाली नानी है। अब बताओ ज़्यादा बच्चे कौन पैदा करेगी, जो वर्क फ्रॉम होम करेगी वो, या जो नौकरी के चक्कर में ऑफिस भी जाती है वो। सोचने की बात ही नहीं है, जो वर्क फ्रॉम होम करेगी वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी। तो वर्क फ्रॉम होम वाली नानी ने 4 बच्चे पैदा करे, जबकि ऑफिस जाने वाली जो नानी थी उसने एक ही बच्चा पैदा करा, सीधी सी बात है। तो जो बोन मैरो में ही रह गई यानी माइलॉइड स्टेम सेल, वो एक ही तरह के सेल्स में डिफरेंशिएट होंगे। लेकिन जो ऑफिस के सिलसिले में बोन मैरो छोड़ के बाहर गई, लिम्फॉइड टिश्यू में जाकर रहने लग गई, वो एक ही बच्चा पैदा करेगी। तो पहले वर्क फ्रॉम होम वाली नानी की कहानी सुन लेते हैं। इन्होंने 4 बच्चे पैदा करे। जब वर्क फ्रॉम होम वाली नानी का पहला बच्चा पैदा हुआ, पहली बेटी, ब्लास्ट यानी माँ और साइट यानी डॉटर, तो ये डॉटर है, ये माँ है, ये नानी है, ठीक है। भाई लैग हो रहा है, कौन कह रहा है लैग हो रहा है, तो पोल में ट्रू बोलो, और नहीं हो रहा है तो फॉल्स, अगर हो रहा है तो ही ट्रू बोलना। 12% बच्चे कह रहे हैं लैग हो रहा है, एक बार रिफ्रेश कर ही देते हैं, रुको। तो चलिए वापस आ गए हैं। चलो अभी तो ठीक है ना सब, ऑल इज वेल। चलो फिर पढ़ते हैं। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम वाली नानी थी ना, जो मैरो में ही रह गई थी घर में ही, इसका जो पहला बच्चा पैदा हुआ उसका ना बड़ा सा न्यूक्लियस था, तो इसलिए इस बच्चे का नाम हमने क्या रखा, मेगा। मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ब्लास्ट यानी मदर सेल। तो इसके पहले बच्चे का ना बड़ा सा न्यूक्लियस था, तो ये बचा नहीं, पहला इशू जो था वो नहीं सर्वाइव कर पाया क्योंकि उसका बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस था। तो मेगा कैरियोब्लास्ट उसका नाम था, और वो टुकड़ा टुकड़ा उससे जो डॉटर बनी वो मेगा कैरियोसाइट बनी थी। मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल, तो इतना बड़ा न्यूक्लियस था इसका कि टुकड़े टुकड़े हो गया। तो इसके जो फ्रेगमेंट्स थे ना दोस्तों, उन फ्रेगमेंट्स को हमने कहा प्लेटलेट्स। तो वर्क फ्रॉम होम वाली नानी का पहला बच्चा तो नहीं बचा, पर उनके टुकड़ों से प्लेटलेट्स बनी जो आज भी ब्लड में पाई जाती हैं। तो ये टुकड़े हैं सेल के, ठीक है, कंप्लीट सेल नहीं है। फिर जब दोबारा ऊपर वाले की दया से वर्क फ्रॉम होम वाली नानी ने दूसरी बार जब एक और प्रोजनी पैदा करी,
तो ये दूसरा बच्चा भी इनका बैरागी हो गया। बैरागी होना मतलब समझते हो, सन्यासी हो गया। ये भी पारिवारिक जीवन में पहला बच्चा तो टुकड़े टुकड़े हो गया, दूसरा वाला सन्यासी हो गया। इसने सब त्याग दिया। इसका नाम था प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। इसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संन्यास लूंगा। मुझे तो सेल ऑर्गेनली भी नहीं चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं चाहिए, मैं तो एनारोबिक ही रेस्पिरेशन कर लूंगा। मुझे कोई सेल ऑर्गेनली नहीं चाहिए, सब मोह माया है। मुझे तो न्यूक्लियस भी नहीं चाहिए। तो शुरू में तो उसके पास न्यूक्लियस था, लेकिन बाद में इसने अपना न्यूक्लियस भी त्याग दिया। तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट ने पहले सेल ऑर्गेनली त्यागे और बाद में अपना न्यूक्लियस भी इसने जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया। और बस ये खाली खोखा बचा रह गया जिसके अंदर कुछ नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनली नहीं है इसके अंदर। इसका नाम हमने रखा इरिथ्रोसाइट, क्योंकि ये कैसे रंग का था? लाल रंग का। अब ये लाल क्यों था, उसकी भी एक कहानी है। इसने सब कुछ त्याग दिया और जो खाली जगह इसके अंदर अपीयर हुई, उसके अंदर इसने हीमोग्लोबिन ही हीमोग्लोबिन भर लिया और ये समाज सेवा करने के लिए तैयार हो गया कि मैं भूखे को ऑक्सीजन दूंगा। और वहां से एनजीओ 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 बना ली इसने। भूखे भूखे सेल्स को ऑक्सीजन दूंगा, उनका कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो है वो बाहर निकालूंगा, समाज सेवा करूंगा। तो वर्क फ्रॉम होम वाली नानी का पहला बच्चा तो टुकड़े टुकड़े हो गया, दूसरा बच्चा सन्यासी बन गया। वर्क फ्रॉम होम वाली नानी का जो तीसरी बेटी हुई, इसका घर परिवार बहुत फला फूला। माइलोब्लास्ट इसका नाम था। अच्छी जगह इनका निकाह हुआ, इनके 4 बच्चे हुए और बहुत अच्छा परिवार इनका रहा। 3 बच्चे हुए, 3। तो 3 बच्चे हुए इनके। लेकिन अजीब बात पता क्या थी? तीनों बच्चे के ना ग्रेन्यूल। अब ठीक है यार, हो गए तो हो गए ग्रेन्यूल, क्या करें। सारा एक्ने गार्ड लगा लिया, सब क्रीम लगा ली, कुछ नहीं। तो ये तीनों बच्चे ना ग्रेन्युलोसाइट कहलाए। बच्चे 3 हुए पर तीनों के ना बहुत ग्रेन्यूल थे। अब ये तो भगवान की देन है, इसका क्या कर सकते हैं, सही बात। तो इनमें ना बहुत सारे की ग्रेन्यूल, क्या प्रोटीन के हैं ग्रेन्यूल, और कुछ नहीं है, राइबोसोम से प्रोटीन मिलते हैं। इसलिए इन तीनों को हमने क्या कहा बताओ? इन तीनों को हमने कहा ग्रेन्युलोसाइट। तो ये तीनों के तीनों ग्रेन्यूल वाले थे, तो ये क्या कहलाए? ग्रेन्युलोसाइट्स। और तीनों ही जो इनकी तीनों बच्चे थे, इनकी चॉइसेस जो थी वो अलग अलग थी। तीनों तीनों की पसंद जो थी अलग अलग थी। पहले नंबर पे देखिए यहाँ जो इनकी ये बेटी हैं, इनको बेसिक डाई पसंद थी। दूसरी को तीसरी को एसिडिक डाई पसंद थी और एक तो थी वो न्यूट्रल थी। बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो न्यूट्रल डाई मतलब जिससे ये मेकअप करती थी, खुद को कलर करती थी। इनके जो ग्रेन्यूल हैं उनको आप कलर करोगे तो अलग अलग तरह की डाई से कलर करते हैं। अब किसी को देखो लॉरेल पसंद है, किसी को गार्नियर पसंद है ना, तो अपना अपना अलग अलग तरह के शेड्स हैं लिपस्टिक के। तो ये पहली बेटी ना बेसिक वाली, बेसोफिल, फिल मतलब लव, बेसो मतलब बेसिक, तो इसको बेसिक डाई से ही ये शेड करती थी खुद को, तो इसका नाम हो गया बेसोफिल, क्योंकि ये बेसिक डाई से खुद को शेड करती थी। दूसरी वाली जो थी वो न्यूट्रल डाई से खुद को शेड करती थी और तीसरी वाली जो थी वो एसिडिक डाई से खुद को शेड करती थी, इसलिए इसका नाम था एसिडोफिल। एसिडोफिल एसिडिक डाई जो थी ना, उस एसिडिक डाई को हम इओसिन कहते हैं। तो इओसिन कहलाने के कारण इसका एसिडोफिल का ही दूसरा नाम होता है इओसिनोफिल। ठीक है। तो फिल मतलब लव, एफिनिटी, किससे एफिनिटी है आपको? तो बेसोफिल मतलब बेसिक से एफिनिटी, न्यूट्रोफिल मतलब न्यूट्रल से, और एसिडोफिल मतलब एसिडिक से। तो इनके ग्रेन्यूल किससे स्टेन होंगे, इसकी वजह से इनके नाम पड़ गए। वैसे इन तीनों की शक्ल देख के भी हम तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं। शक्ल के लिए हमें इनका न्यूक्लियस देखना पड़ेगा। तो जो बेसोफिल वाली थी ना, इसका न्यूक्लियस ऐसा था, एस शेप, 3 लोब वाला एस शेप न्यूक्लियस होता था इसमें। जबकि न्यूट्रोफिल वाली में बहुत सारे लोब थे। जो न्यूट्रल डाई से स्टेन वाले थे, 4 से 5 लोब है न्यूक्लियस में। और एसिडिक डाई वाली जो एसिडोफिल थी, वो तो ऐसे सोनी का हेडफोन लगा के दिन भर गाना ही सुनती रहती थी इधर उधर। इसका न्यूक्लियस जो था वो ऐसे सोनी का हेडफोन होता है ना, ऐसे इसकी तरह लगता था। तो इसका एस शेप न्यूक्लियस, इसको पता है क्योंकि इसमें बहुत सारे, इसको आप देखो बहुत सारे न्यूक्लियस है ना। पॉलीमॉर्फो, पॉली मतलब मल्टीपल, मॉर्फो मतलब शेप, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर तो कहा जा सकता है इनको। PMN, एल मतलब ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कह सकते हैं ना, ये इनका एक नाम और है। तो जैसा हमने यहाँ देखा कि जो तीसरी बेटी थी वर्क फ्रॉम होम वाली नानी की, उसकी 3 संतानें हुई, तीनों के अलग अलग शौक, तीनों के न्यूक्लियस का अलग अलग डिजाइन। अब जो चौथी बेटी थी, जो चौथी माँ बेटी थी, उसने एक ही बच्चा पैदा किया। मोनो, मोनो मतलब एक, ब्लास्ट मतलब मदर सेल, तो ये एक ही बच्चे की माँ थी और इसके बच्चे का नाम था मोनोसाइट्स और इसके ग्रेन्यूल भी नहीं है। समझ में आई बात? तो ये इसका नाम था मोनोसाइट्स। तो ये 3 सगी बहनें और ये कजन। ठीक है। तो ये तो कहानी खत्म हुई इनकी वर्क फ्रॉम होम वाली नानी की। तो ये 3 सगी बहनें हैं, ये मोनोसाइट है, ये प्लेटलेट है टुकड़े, और ये इरिथ्रोसाइट है सबसे ज्यादा। तो मोनोसाइट के ग्रेन्यूल भी नहीं थे, पर जब भी ये कहीं जाती लोग कहते हैं वो इरिथ्रोसाइट कौन है, वो एक्चुअली मेरा कजन है। अच्छा अच्छा। तो वो तो मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ही घूमता रहता है वेगाबॉन्ड बन के, फक्कड़ बन के, रोडीज में भेज दो उसको। तो हाँ वो ऐसा ही है, उसने न्यूक्लियस व्यूक्लियस भी सब छोड़ दिया है, क्या करे, तो बैरागी हो गया है। तो ये 3 सगी बहनें
ये इनकी कज़न सिस्टर, ये कज़न ब्रदर, और ये टुकड़े छोटे छोटे बड़े भाई साहब के टुकड़े हो गए, इनके टुकड़े ही हैं। चलो, अब ये दूसरी नानी थी जो नौकरी करने गई थी। अब देखो ये नौकरी वाले लोग हैं, इनके घर में बहुत लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करेंगे, नौकरी करेंगे, इनको सरकारी नौकरी वगैरह चाहिए या प्राइवेट, ये मतलब प्रोफेशनल है, ये तो वर्क फ्रॉम होम था, हाउस वाइफ थी। तो ये जो लिम्फॉइड स्टेम सेल थी, अब नौकरी करती थी, इसने एक ही बच्चा पैदा किया इस नौकरी पेशा नानी ने, जिसका नाम था लिम्फोब्लास्ट। अब इनका एक ही बेटी थी, एक ही लिम्फोब्लास्ट, और इन्होंने फिर दो बच्चे किए, एक्चुअली दो टाइप के बच्चे किए। एक बच्चा तो इनका लिम्फोसाइट कहलाया, और दूसरा जो था ना वो भी लिम्फोसाइट ही था, लेकिन उसको कुछ बचपन से ही गलत संगत लग गई। वो क्या हुआ कि वो गलत कंपनी में उठता बैठता था गुंडे बदमाशों की, ये देख कट्टा 2.5 किलो, ये 2.5 किलो का हाथ पड़ेगा तो तेरा सर फूट जाएगा, ये 50 तोले की चेन देगी कत्ता। तो इसको क्या है, इसको ना अपराध की दुनिया बड़ी पसंद आई। हुआ क्या कि इसने ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया, इसको सीबीआई में जाना था, पुलिस सर्विस करनी थी, 2-3 बार रिजेक्ट हो गया वहाँ, इसको नौकरी नहीं मिली। अब नहीं मिली पुलिस की नौकरी, तो ये बन गया गुंडा, और सुपारी लेके हत्याएं करता है। अब ये नेचुरल किलर सेल, समझ में आई बात। और इसके ना ग्रेन्यूल्स भी थे, तो ये अपने दूसरे भाई बहनों से थोड़ा अलग ही कॉम्प्लेक्स में रहता था कि मेरे तो इतने सारे ग्रेन्यूल हैं, मुझे नौकरी भी नहीं मिली सरकारी पुलिस की। काम ये पुलिस के लिए करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलर है ये, और ये बड़े बड़े पैथोजन जो हमारे देश में घुसते हैं उनको मारता है। पर इसको ना अपने सगे भाई बहनों से यानी बाकी लिम्फोसाइटों से इतना प्रेम नहीं था। इसको अपने ये सेकंड कजन्स, याद कीजिए ये तीन, ये इनसे, और ये जो फर्स्ट कजन है यहाँ, अपने कजन से ज्यादा क्लोज रहता था। बताओ क्यों? क्योंकि इसके ग्रेन्यूल थे, इन तीनों के भी ग्रेन्यूल हैं। तो ये जो इसकी दोस्ती ना न्यूट्रोफिल वाले से हो गई। ये जो अपना न्यूट्रोफिल वाला था ना यहाँ, ये भी पैथोजनों को मारता था, ये न्यूट्रल थी तो ये भी पैथोजन मारती। इसने ही अपने कजन भैया मोनोसाइट को बोला कि अपन दोनों मिलकर फेगोसाइटोसिस करेंगे, और जो भी यहाँ पे पैथोजन छोटे मोटे घुस रहे हैं उनको हम खा जाएंगे। फिर इन्होंने कहा कि अपने जो वो जो नानी थी ना दूसरी, जो हमारी नानी की जो सिस्टर थी, मौसी नानी, तो उनके भी एक भैया जो है वो भी बहुत बड़े से हैं और वो भी किलर सेल का काम करते हैं। तो हम तीनों मिलकर ना इम्यून सिस्टम चलाएंगे, और इसे कहा जाता है इनेट इम्यूनिटी। हम फेगोसाइटोसिस करेंगे, और जो बहुत बड़ा होगा जिसको हम खा नहीं पाएंगे, इतना बड़ा होगा कि जिसे हम खा ही नहीं सकते, तो उसको ये भैया जो है ना ये मार डालेंगे, उसमें छेद करके ये जाएंगे, उसके सेल मेम्ब्रेन में ड्रिल करेंगे, छेद करेंगे, और उसमें अपना टॉक्सिन इंजेक्ट करके उसमें ऐसे बॉम्ब गिरा के उसे मार देंगे। तो ये तीनों ना ये हमारी कमांडो फोर्स में आ गए। जो भी पैथोजन बाहर से आया छोटा मोटा आया तो ये दोनों से खा जाते थे, तो ये फेगोसाइटिक थे। बहुत बड़ा है खा नहीं सकते उसको, तो फोड़ दो उसको सेल मेम्ब्रेन को, तो वो ये इनके सेल्स थे। ठीक है, इधर एनके तो ये इसलिए बन गया क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया पुलिस का। इधर इसके दूसरे भाई बहनों ने वो एग्जाम क्लियर कर दिया सरकारी नौकरी वाला, और इनका चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया इनका सेल में, इनका एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी सरकारी नौकरी है, बाद में लगती है, ये तो खैर इनेट थे। तो ये जो थे ना ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में चले गए। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरह की ब्रांच होती है, आपको पता है। पुलिस में चले गए मान लो, तो ट्रैफिक पुलिस है, और एक जो दूसरी पुलिस है वो भी है ना। तो इसमें से कुछ चले गए टी वाले जो लिम्फोसाइट थे, ये चले गए कौन सी सेवाओं में, आईपीएस आईएएस होती है ना अलग अलग, तो ये चले गए भाई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। जबकि बी सेल्स वाले किसमें चले गए, ये चले गए एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में, और ये किलर सेल है। तो ये दोनों तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थे। बाकी इधर जो आपको ये दिख रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, इनफैक्ट इओसिनोफिल और बेसोफिल भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इनेट इम्यूनिटी। बेसोफिल को भी जोड़ लो, इनको क्यों छोड़ देना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी दोनों में फर्क समझ में आया आपको? और इनेट इम्यूनिटी में भी फेगोसाइट कौन से दो हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, ये फेगोसाइट है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के सेल्स यहाँ पे इस तरह से बने, ये इनकी कहानी थी। तो एक काम करते हैं, पहले हम ना पढ़ रहे हैं तो पहले डब्ल्यूबीसी की कहानी पूरी कर लेते हैं, आरबीसी बाद में पढ़ लेंगे भैया। ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ डब्ल्यूबीसी में घुस गए, मैं तो सिर्फ बता रहा था इरिथ्रोसाइट, इस पे आएंगे हम बाद में। तो पहले इन डब्ल्यूबीसी की कहानी को ही हम आगे बढ़ा लेते हैं, आरबीसी की कहानी पे हम बाद में आ जाएंगे। तो इन अलग अलग तरह के डब्ल्यूबीसी को हम पता है पहचानते कैसे हैं, इनके न्यूक्लियस की डिजाइन से। इन सब के जो न्यूक्लियस हैं वो अलग अलग डिजाइन वाले होते हैं, इससे हम इन्हें पहचानते हैं। तो एक होती है टोटल ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट काउंट, और एक होती है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल कितने होते हैं और फिर अलग अलग कितने होते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर हम देखें अलग अलग तरह के डब्ल्यूबीसी को, तो जिनके ग्रेन्यूल हैं वो क्या कहलाएंगे बोलो, वो कहलाएंगे ग्रेन्युलोसाइट। और जिनके ग्रेन्यूल नहीं है वो क्या कहलाएंगे बताओ, वो कहलाएंगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स। बड़ी सिंपल सी बात है। तो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, ये भी लिख लिख के पढ़ा दूं।
चलो भाई लिखो फिर इसको। तो हम बात कर रहे थे WBCs की, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या WBCs। ठीक है, इनको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूको मतलब क्या होता है पता है? व्हाइट। लेकिन ये कलरलेस होते हैं, इनका अपना कोई कलर नहीं होता। दे आर आइडेंटिफाइड या दे आर डिफरेंशिएटेड। ये कितने होते हैं? लेस देन 1% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। टोटल ब्लड वॉल्यूम का 1% से कम है। ठीक है, और दे आर आइडेंटिफाइड या डिफरेंशिएटेड, अलग अलग तरह के होते हैं ना ये। तो ये डिफरेंशिएट होते हैं बाय शेप ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि हर एक तरह के ल्यूकोसाइट का जो शेप ऑफ न्यूक्लियस है वो अलग अलग है। ठीक है, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब क्या होता है? TLC, यानी कि एक ब्लड में टोटल पर मिलीमीटर क्यूब कितने हैं ये। तो इनकी एक रेंज होती है 6000 से 8000, वैसे 4000 से 11000 तक होती है। लेकिन आपके एनसीईआरटी के लिए आप इतना याद रखिए 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब, ये इनकी रेंज होती है। ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, प्लस माइनस 2-3 हज़ार इधर उधर हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म रेंज लगाओगे ना तो 4000 से 11000 हो जाएगी रियलिटी में। ठीक है, अब आपने देखा होगा ये पुलिस वालों की तरह काम करते हैं। इसमें कुछ बड़े होते हैं साइज में, कुछ छोटे होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो जो बड़े और छोटे होते हैं अलग अलग तरह के, उनको मैक्रो और माइक्रो पुलिसमैन भी हम कहते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको उस डायग्राम में दिखा देता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था? फेगोसाइट ये दो है ना, ये तो छोटे हैं साइज में, तो इनको क्या कहा जाता है? माइक्रो पुलिसमैन। इसको न्यूट्रोफिल को। ये बड़े बड़े हैं तो इनको क्या कहा जाता है? मैक्रो। तो ये मैक्रो और ये माइक्रो। ठीक है, तो वापस जो लिख रहे थे उस पर आ जाते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होती है। पुलिस कब इंक्रीज आती है? जैसे मान लीजिए अगर ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ गई है तो इसको हम ल्यूकोसाइट साइटोसिस कहते हैं। अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज हो गई है, ऐसा कब होगा बताइए? जैसे आपके शहर में पुलिस रहती है चौराहे पे या मार्केट में, है ना। अचानक आप एक दिन मार्केट गए तो आप देख रहे हो आज बहुत पुलिस है यहाँ। क्या बात है, इतनी पुलिस ही पुलिस, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, इसका मतलब आज कोई अपराध हुआ है ना। तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ये कब होगा? जब कोई इन्फेक्शन हो गया है। अब ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, यहाँ तक कि प्रोटोजोल भी हो सकता है कभी कभी। तो ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन में ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन एक और चीज बताता हूँ आपको, कभी कभी जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो नॉर्मल से कम भी हो सकती है। अब पुलिस नॉर्मल से कम कब हो जाएगी बताओ आप किसी भी शहर में? जब अपराधियों का नहीं, आतंकवादी का हमला हुआ है, और आतंकवादियों ने किसको टारगेट किया है? पुलिस को। पुलिस को ही मार रहे हो। अब जब वो पुलिस को ही मारेंगे, आप खुद ही बताइए, तो पुलिस कम हो जाएगी तो इम्यून डेफिशिएंसी हो जाएगी, देश खतरे में आ जाएगा, समाज पूरा। तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। ठीक है, ये कब हो सकता है? ये हो सकता है, सुनिए, कुछ वायरस बड़े खतरनाक होते हैं, वो जाके WBC पे ही अटैक कर देते हैं। तो सम वायरल इन्फेक्शंस एक्चुअली अटैक, यहाँ पे क्या होता है? वायरस अटैक्स द ल्यूकोसाइट्स। एक एग्जांपल देता हूँ, एड्स, है ना। तो एक तो वायरल इन्फेक्शन में ऐसा हो सकता है, और भी दूसरे भी कोई वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें इम्यूनिटी एकदम गिर जाती है ना। दूसरा, इम्यून डिसऑर्डर्स, जो आपके मैचुरेशन वगैरह में प्रॉब्लम आ गई WBCs के। अदर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स, अदर मतलब एड्स के अलावा भी होती हैं। कुछ अदर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स भी होती हैं, उसमें भी WBC काउंट गिर जाता है और कम होने लगता है। अगर आपका WBC काउंट 4000 से भी कम हो रहा है तो फिर आप इसको ल्यूकोसाइटोपिनिया कह सकते हो। ठीक है, अगर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर इनेट भी हो सकते हैं, एक्वायर्ड के अलावा, मतलब कंजेनिटल भी हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब एक तीसरी चीज बताता हूं जिसमें दनादन दनादन WBCs बने ही चले जा रहे हैं, एक्सेस, एक्सट्रीमली एक्सेस।
एक्सट्रीमली हाई काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो ज़्यादा हो गई है, किससे? 1 लाख से भी ज़्यादा। इतनी ज़्यादा अगर हो गई है तो इसको आप क्या बोलेंगे? कैंसर हो गया इसमें, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैंसर, कैंसर ऑफ ब्लड, ब्लड कैंसर, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकीमिया। तो ये तो बात हो गई डब्ल्यूबीसी के बारे में, जरूरत से ज्यादा है। सार्वजनिक आरबीसी काउंट ज्यादा होती है डब्ल्यूबीसी काउंट से, बहुत ज्यादा। चलो, तो यहाँ पे हमने ल्यूकीमिया क्या होता है वो भी देखा। ल्यूकीमिया क्योरेबल ऑलमोस्ट नहीं है। फर्स्ट अर्ली स्टेजेस में अगर ब्लड कैंसर पकड़ा जाए तो ही क्योरेबल होता है, लेट स्टेजेस में बहुत मुश्किल है। चलिए, तो ये तो अलग अलग तरह का हो गया। तो ये तो हमने टीएलसी के बारे में बात करी। टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इन्हीं ल्यूकोसाइट्स को आप एक डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट में भी काउंट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे डब्ल्यूबीसी दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया, एक जिनके ग्रेन्यूल हैं और एक जिनके ग्रेन्यूल नहीं है। तो भाई जिनके ग्रेन्यूल हैं उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा ग्रेनुलोसाइट। और जिनके नहीं है उन्हें कहा जाएगा ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं उनमें दरअसल ये जो ग्रेन्यूल होते हैं, ग्रेन्यूल है क्या? ये जो ग्रेन्यूल है ना, ये एक्चुअली प्रोटीन ही है, एक तरह के राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन बना रहे हैं। और ये ग्रेन्यूल एक स्पेसिफिक टाइप की डाई से स्टेन हो सकते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं ग्रेनुलोसाइट, मैंने आपको बताया ना, बेसोफिल, एसिडोफिल और इओसिनोफिल, ठीक है। दूसरी बात, इनके अंदर न्यूक्लियस इज मल्टीलोब्ड। इसमें जैसे 3 लोब हैं, इसमें वो हेडफोन है सोनी का, हाँ ये न्यूट्रोफिल आएगा ना। और इसमें तो 5 लोब हैं। तो इतने सारे लोब हैं इसमें, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है? या तो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्लियर है विदाउट ग्रेन्यूल्स। तो ये जो बिना ग्रेन्यूल वाले हैं, इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें आएंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट को कैसे पहचानते हैं? इनका जो न्यूक्लियस है सिंगल ही है, पर ऐसा किडनी शेप होता है। और लिम्फोसाइट तो 2 तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया, टी सेल यानी टी लिम्फोसाइट और बी सेल। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसा होता है, फुल मून। तो अब देखो, पांचों के जो न्यूक्लियस हैं उनके शेप अलग अलग है। नेचुरल किलर सेल उसको हम इनमें गिनते ही नहीं है, और अगर गिनेंगे तो फिर इधर गिनेंगे उसको, क्योंकि उसके भी ग्रेन्यूल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको हम ना, ए ग्रेनुलोसाइट्स को हम सिंगल न्यूक्लियस वाला भी कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, और ये कहलाते हैं, ये दोनों कहलाते हैं मोनो न्यूक्लियर। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, इसकी एक टेबल दी हुई है। पहले तो मैं आपको बता दूं कितने होते हैं कौन से, और इनकी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट अगर आप देखोगे कौन कौन से कितने होते हैं, वो अगर हम देखें तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, बेसोफिल जो होते हैं ना, ये मैक्सिमम जो है ना 1% तक होते हैं। जबकि एसिडोफिल जो होते हैं ये 2 से 3% होते हैं। और न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं 65% तक। जहां तक मोनोसाइट्स की बात है, मोनोसाइट अराउंड 8% तक होते हैं, और लिम्फोसाइट होते हैं अराउंड 25% तक, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? देख लो आप, न्यूट्रोफिल होते हैं। नानी लात मारेगी अब, तो नानी लात मारेगी अब, समझ में आया नहीं आया? सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, उसके बाद लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर एसिडोफिल, और सबसे कम होते हैं बेसोफिल। तो नानी लात मारेगी अब, ऐसे याद रख लो आप इनको।
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ए बी, NLM ए बी, है ना। एसिडोफिल को ही हम इयोसिनोफिल भी कहते हैं, अब या इब जैसे भी कहो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर बंदर को तुम केला नहीं खाने दो तो तुम ये भी बोल सकते हैं, सही बात है, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। तो नेवर लेट मंकी ईट बनाना जैसे बोलना है बोल दो। तो ये हो गया भाई, तो पांचों तरह के मैंने आपको बता दिए हैं, और इनकी एक टेबल यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये देखिए। इसमें काम की चीजें क्या है जो याद रखनी है इस टेबल में। अच्छा, इनका लाइफ स्पान अलग अलग है। एसिडोफिल का देखिए साइज देखिए, सबसे छोटे कौन से हैं? सबसे छोटे हैं बेसोफिल। सबसे बड़े कौन है बताओ? न्यूट्रोफिल से भी बड़े कौन है? मोनोसाइट्स। देखो 12 से 20 माइक्रोन। तो एक तो ये याद रखना है, लाइफ सबकी अलग अलग होती है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं पर होती है अलग अलग। ये 14 घंटे, ये 10 घंटे, ये 12 घंटे, तो 10-12 घंटे हो गए। मोनोसाइट 24 घंटे। सबसे ज्यादा लाइफ किसकी होती है, लॉन्गेस्ट लाइफ? तो वो होती है लिम्फोसाइट की। ये याद रख लेंगे हम। फिर कौन से किस डाई से स्टेन होते हैं तो बता ही दिया, शेप भी बता दिया, न्यूक्लियस का किसमें कितने लोब होते हैं। फंक्शंस मैं एक बार बता देता हूँ आपको इनके, परसेंटेज मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो चलिए अब एक ही चीज बची है, फंक्शंस। स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट लाइफ तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब एक और चीज, क्यों इनकी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट लेते हैं हम? क्यों इनकी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट को कैलकुलेट क्यों करते हैं हम? क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें किसी में ना बेसोफिल इंक्रीज हो जाते हैं, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें एसिडोफिल इंक्रीज हो जाते हैं, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें लिम्फोसाइट डिक्रीज होते हैं लेकिन न्यूट्रोफिल इंक्रीज होते हैं। जैसे कई वायरल इन्फेक्शन है ना, तो लिम्फोसाइट को मारते हैं, पर क्योंकि इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल तो बढ़ जाएंगे पर लिम्फोसाइट कम हो जाएंगे, क्योंकि वायरस मारता है लिम्फोसाइट को। तो ये जो अलग अलग तरह के यहाँ पे, जो अलग अलग तरह के आपको दिख रहे हैं, जो अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इसमें ना अलग अलग में अलग अलग चीजें जो है वो इंप्रूव होती है। सो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे ना मतलब किसी में कोई, किसी में किसी की काउंट बढ़ जाती है, किसी में किसी की काउंट बढ़ जाती है, कभी न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं, कभी लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं, कभी एसिडोफिल बढ़ जाते हैं, कभी बेसोफिल बढ़ जाते हैं। तो इससे हम ना बीमारियों का आइडिया लगा लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगी, जो एसिडोफिल होते हैं ना, ये इंक्रीज हो जाते हैं इन एलर्जी। कोई भी एलर्जी या पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है ना, तो एसिडोफिल इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि पैरासाइट बाहर की चीज आई है तो उससे भी हमको एलर्जी होगी। तो एलर्जी या पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो एसिडोफिल बढ़े हुए होते हैं, यानी कि इयोसिनोफिल। तो इससे पता लग जाता है एलर्जी हुई है। लेड पॉइजनिंग में या कुछ और चीज़ों में बेसोफिल बढ़ जाते हैं, है ना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट दोनों बढ़ते हैं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन में पता है वायरस ना लिम्फोसाइट को मारता है खूब, क्योंकि ये मेन दुश्मन है ना उनका, सरकारी नौकरी वाला। और तो उस पर न्यूट्रोफिल इंक्रीज होते हैं, फिर लिम्फोसाइट डिक्रीज जाते हैं। तो ये सब आप एमबीबीएस में पढ़ोगे कि इनका जो प्रोपोर्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कोई एक बढ़ जाता है बाकियों से, तो उससे पता चलता है कि किस तरह की बीमारी हुई है। तो दिस इज द रीजन वी नीड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट या डीएलसी। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट या डीएलसी क्यों चाहिए होता है, समझ में आया आपको? ये इसलिए चाहिए होता है क्योंकि इससे हमें कई डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस होती है इसकी, कई डायग्नोसिस का हमें यहाँ पे पता चलता है बीमारियों का। तो टोटल लिम्फोसाइट काउंट ही नहीं, डिफरेंशियल लिम्फोसाइट काउंट भी देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया टीएलसी और डीएलसी के बारे में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया टीएलसी और डीएलसी। अब इसमें और क्या याद रखना है, तो डब्ल्यूबीसीज में एज सच क्वेश्चंस इन्हीं चीज़ों से आता है। इनके फंक्शंस के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक बार इसके फंक्शंस अगर हम देख लें कि किसका क्या फंक्शन है, तो बस वही देखना है। करते तो सब इम्यून सिस्टम ही है, प्रोटेक्शन का ही काम करते हैं, पर थोड़ा इनका अलग अलग किस्म के फंक्शंस हैं। अलग अलग किस्म के फंक्शन ऐसे हैं कि जो एसिडोफिल होते हैं यानी इयोसिनोफिल, इनका काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। जबकि जो बेसोफिल होते हैं, इनका काम होता है, ये है ना डायरेक्टली फेगोसाइटिस वगैरह नहीं करते, ये क्या करते हैं, हेपेरिन सिंथेसाइज करते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। याद रखना, हेपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। तो हेपेरिन, हिस्टामिन एक वेसोडाइलेटर है, और सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर और वेसोकंस्ट्रिक्टर है। तो ये इनको सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। जबकि न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। मोनोसाइट्स क्या करते हैं, ये स्वच्छ भारत अभियान है, स्कैवेंजर्स, ये भी फेगोसाइटोसिस करते हैं। लेकिन इनमें से जो ब्लड में रह जाते हैं उनको हम मोनोसाइट कहते हैं। कुछ ब्लड से निकल के कहाँ चले जाते हैं, लंग्स में, जहाँ उनको हम डस्ट सेल कहते हैं। कुछ जो है नर्वस टिश्यू में चले जाते हैं, उनको वहाँ ग्लायल सेल कहते हैं, कचरा उठा के खाते रहते हैं। कुछ लिवर में चले जाते हैं जहाँ उनको कफर सेल कहते हैं। याद आया आपको?
तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। जब तक ये ब्लड में रहते हैं तो इनको मोनोसाइट कहते हैं, जब ये ब्लड से निकल के टिश्यू में चले जाते हैं तो इनके नाम बदल जाते हैं। काम वही है क्या, फेगोसाइटोसिस। और लिम्फोसाइट्स तो दो तरह के हैं, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा जो होता है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इनके कुछ फंक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं। न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। मोनोसाइट का फंक्शन क्या है, फेगोसाइटोसिस एंड स्कैवेंजर। एसिडोफिल का फंक्शन क्या है, एलर्जी और पैरासाइट के अगेंस्ट। बेसोफिल का फंक्शन क्या है, हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन ये सिंथेसाइज करना। ठीक है, तो ये हमने एक तरह से जो इंपॉर्टेंट बातें थी डब्ल्यूबीसीज के बारे में वो पढ़ ली हैं। जनरली क्वेश्चन इन्हीं बातों में से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या डब्ल्यूबीसीज की कहानी पूरी कर ली है। ये अलग अलग तरह के हैं एनसीईआरटी के डायग्राम के हिसाब से, और ये और डायग्राम है, और ये मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, वही सब यहाँ लिखा हुआ है। अब हमारी कहानी में आएंगे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो सबसे ज्यादा होते हैं, यानी आरबीसीज। तो अगर बात करी जाए रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या आरबीसीज की, डाउट लेने दे दो डाउट।